हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आधुनिक कला पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने बंगाल शैली की शुरुआत की थी। ठीक है, जिसमें हमने बंगाल शैली के कलाकारों के बारे में पढ़ा, जिसमें आपके ईवी हैवल साहब थे, अवनींद्रनाथ टैगोर थे। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम नंदलाल बसु को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंदलाल बसु, ठीक है, नंदलाल बसु। कहीं कहीं आपको क्या मिलता है, बोस भी मिलता है। क्या मिलता है, लिखा बोस। तो ये दोनों एक ही चीज़ हैं, बोस या फिर बसु, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके नंदलाल बसु। तो नंदलाल बसु किस शैली के कलाकार थे? तो ये बंगाल शैली के कलाकार थे। ठीक है, इससे पहले हमने बहुत सारे कलाकार पढ़ लिए, ईवी हैवल पढ़ लिए, अवनींद्रनाथ टैगोर पढ़ लिए। वो दोनों भी बंगाल शैली के ही कलाकार थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट और मैं बताना चाहूँगी। नंदलाल बसु को क्या कहा जाता है? नंदलाल बसु को किससे संबोधित किया जाता था? ठीक है, मास्टर मोसाए कहकर संबोधित किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता है कि नंदलाल बसु को किससे संबोधित किया जाता था? तो मास्टर मोसाए कहकर संबोधित किया जाता था। ठीक है, चलिए इनकी टाइमिंग कब से कब तक है? इनका जन्म हुआ था 1883 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1966 में। ठीक है, यानी 1883 में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु हुई थी 1966 ईस्वी में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इनका जान लेते हैं कि इनका जन्म कब कहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था 3 सितंबर और एक यहाँ पर दे रखा है 3 दिसंबर। मैंने ये दोनों डेट इसलिए दी हैं कि ये जितनी बुक्स हैं उनमें ये दोनों डेट मिलती हैं। ठीक है, विद्वान में मतभेद है कि कौन सा किसका क्या डेट सही है, तो इस चक्कर में मैंने दोनों दे दिए। ठीक है, एक है आपकी 3 सितंबर और दूसरी है 3 दिसंबर। यहाँ पर 1882 और यह है 1883। तो इनका जन्म 3 सितंबर 1882 को भी आपको मिल सकता है ऑप्शन में, और ऑप्शन में 3 दिसंबर 1883 भी मिल सकता है। ठीक, तो जो आपका ऑप्शन हो उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना है। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? तो मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था। ये आपका कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? 3 सितंबर को हुआ था। कहाँ? 1882 में हुआ था। 3 दिसंबर को हुआ था 1883। जो भी ऑप्शन हो उसके अकॉर्डिंग आप लगाएंगे। ठीक है, इनका जन्म हुआ था मुंगेर में। कहाँ पर? खड़गपुर, बिहार में। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 16 अप्रैल 1966 को। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी 16 अप्रैल 1966 को। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था सुधीरा देवी। ठीक है, उनसे इनका विवाह कब हुआ था? 1903 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इनकी पत्नी कौन थी? सुधीरा देवी, और उनसे इनका विवाह 1903 ईस्वी में हुआ था। पिता कौन थे नंदलाल बसु के? पूर्णचंद बसु। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनका जन्म हो गया 3 सितंबर को या फिर 3 दिसंबर को, 1882 या 1883 को। कहाँ पर? मुंगेर के खड़गपुर, बिहार में हुआ था। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु 16 अप्रैल को, कब? 1966 में हुई थी। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम क्या था? सुधीरा देवी था, और इनसे इनका विवाह कब हुआ था? 1903 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नंदलाल बसु के पिता कौन थे? तो पूर्णचंद बसु थे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नंदलाल बसु अवनींद्रनाथ के प्रमुख शिष्यों में एक थे। कौन? नंदलाल बसु। ठीक है, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक, ये किसके शिष्य थे? तो अवनींद्रनाथ के प्रमुख शिष्यों में एक थे। ठीक है, अवनींद्रनाथ के जितने प्रमुख शिष्य थे उनमें से एक कौन थे? आपके नंदलाल बसु थे। ठीक है, जब ये कितने वर्ष के थे? 8 वर्ष के थे, तब इनकी माता का देहांत हो गया था। किसकी माता का देहांत हो गया था? नंदलाल बसु की माता का देहांत हो गया था। ठीक है, तो नंदलाल बसु किसके शिष्य थे आपसे पूछा जा सकता है, तो आप कहेंगे अवनींद्रनाथ टैगोर के थे। ठीक है, इनकी माता का देहांत जब हुआ था तब इनकी उम्र क्या थी? तो 8 वर्ष की थी। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं आगे। नंदलाल बसु ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट से प्राप्त की थी। ठीक है, तो इस समय वहाँ पर कौन कौन थे? ईवी हैवल वहाँ के प्रधानाचार्य थे, और अवनींद्रनाथ टैगोर क्या थे? उप प्रधानाचार्य थे। नंदलाल ने आर्ट स्कूल में प्रवेश लेने के लिए सिफारिश पत्र के साथ कौन सा चित्र लेके आए थे? ठीक है, तो वो चित्र था महाश्वेता। श्वेता आपको ऐसे भी लिखा भी मिल सकता है। ठीक है, महाश्वेता। ठीक है, लाए थे। ठीक, हैवल ने उनका चित्र देखते ही उन्हें प्रवेश दे दिया। ठीक, तो नंदलाल बसु ने
कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? तो कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट से प्राप्त की है। ठीक, इस समय यहाँ के प्रधानाचार्य कौन थे? कहाँ के? कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रधानाचार्य कौन थे? ईवी हैवेल थे। ठीक है, ईवी हैवेल थे। और यहाँ के कहाँ के? कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के उप प्रधानाचार्य कौन थे? तो वो थे आपके अवनींद्रनाथ टैगोर थे। ठीक, जब नंदलाल बसु कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में जब प्रवेश लेने के लिए गए तो उन्होंने क्या सिफारिश पत्र जो था उसके साथ उन्होंने क्या एक चित्र पेश किया था या चित्र दिया था? किसको? हैवेल साहब को दिया था। ठीक है, तो वो किससे बना? वो उनकी तुलिका द्वारा बनाया गया था, यानी इसका निर्माण किसने किया था? ईवी नंदलाल बसु ने किया था। ठीक है, तो यह चित्र देखते ही हैवेल ने उनका चित्र देखते ही, किसने? हैवेल कौन थे? उस कला विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य थे। उन्होंने इनका चित्र देखते ही उन्हें क्या दे दिया था? प्रवेश दे दिया था। ठीक, तो ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में प्रवेश के समय ईवी हैवेल ने नंदलाल बसु का कौन सा चित्र देखते ही उन्हें प्रवेश दे दिया था? तो उनका चित्र था महाश्वेता। ठीक है, या फिर सिफारिश पत्र के साथ कौन सा चित्र लाए थे? तो महाश्वेता लाए थे। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है हमारा, नंदलाल बसु ने कम उम्र में ही प्रसिद्ध चित्र सती और नौका विहार बनाया। ठीक, सती और नौका विहार बनाया कब? 1907 में। ठीक है, और इन्होंने माइकल एंजेलो राफेल के चित्रों की प्रतिलिपियां भी बनाई। राजा रवि वर्मा के चित्रों से भी प्रभावित थे। चलिए इसको समझ लेते हैं। ठीक, तो नंदलाल बसु ने कम उम्र में कौन सा चित्र बनाया था? वो था सती, एक चित्र इनका सती था। ठीक है, और दूसरा कौन सा था? नौका विहार था। ठीक है, कौन सा? नौका विहार था। ये कब बनाया इन्होंने? 1907 में बनाया था। ठीक, तो ये चित्र भी आपका 1907 में बनाया। ठीक, ये चित्र भी 1907 में बनाया। ठीक, 1907 में। ठीक, और सती और नौका विहार कब बनाया? 1907 में बनाया। ठीक, नंदलाल बसु ने किसके चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई थी? माइकल एंजेलो की और राफेल के चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई थी। ठीक है, और राजा रवि वर्मा के चित्रों से प्रभावित थे। कौन प्रभावित थे? नंदलाल बसु। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नंदलाल बसु किसके चित्रों से प्रभावित थे? तो राजा रवि वर्मा के चित्रों से प्रभावित थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में। ठीक, यानी नंदलाल बसु के कब? 35 वर्ष की आयु में नंदलाल बसु, तो कब? 1917 में। ठीक, अवनी बाबू से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात ये कहाँ गए? अवनी बाबू यानी कहाँ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी? सबसे पहले तो कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट से प्राप्त की थी ना, तो उसके बाद कहाँ गए? कोलकाता में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित कौन सा विचित्रा नामक क्या था? कला शिल्प केंद्र था। ठीक है, जिसके ये अध्यक्ष बनाए गए थे। और 1919 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया है। ठीक, ये रविन्द्रनाथ ठाकुर की रचना गीतांजलि आदि के लिए चित्र बनाए। ठीक, किसके लिए चित्र बनाए थे? गीतांजलि के लिए चित्र बनाए थे। ठीक, सन 1922 ईस्वी में विश्व भारती कला भवन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसे? नंदलाल बसु को। ये इस पद पर कब तक रहे थे? तो 1951 तक रहे थे। चलिए इसको समझते हैं। ठीक, जब नंदलाल बसु 35 वर्ष के थे तब, यानी उस टाइम क्या? 1917 में। ठीक, तो 1917 में क्या होता है? ये क्या करते हैं? कोलकाता में कहाँ चले जाते हैं? गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो कला शिल्प केंद्र की स्थापना की गई है, वो कौन सा कला शिल्प केंद्र है आपका? विचित्रा। ठीक, तो उसके ये अध्यक्ष बनते हैं। तो कब बनते हैं? 1917 में। ठीक, 1917 में ये क्या बनते हैं? विचित्रा नामक कला शिल्प केंद्र के अध्यक्ष बनते हैं। कब? 1917 में। ठीक, किसके? विचित्रा क्या है? कला शिल्प केंद्र है। ठीक, कला शिल्प केंद्र है। ठीक, इसके क्या बने? ये अध्यक्ष बने थे। ठीक, अध्यक्ष बने। ठीक, ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर 1919 में क्या होता है? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के क्या बनते हैं? ये प्रिंसिपल बने। ठीक, तो ये 2 पॉइंट आपको क्लियर होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक, उसके बाद क्या होता है? रविन्द्रनाथ की, फिर इन्होंने क्या किया है? रविन्द्रनाथ ठाकुर की रचना कौन सी थी?
1919 में ये इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रिंसिपल बन गए। ठीक, इतना पॉइंट क्लियर हो गए। फिर रविन्द्रनाथ ठाकुर की उस रचना थी कौन सी, गीतांजलि। और गीतांजलि के लिए चित्र किसने बनाए थे, नंदलाल बसु ने बनाए थे। यहाँ आपसे क्वेश्चन करता है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर की रचना गीतांजलि के लिए चित्र किसने किया था, तो नंदलाल बसु ने किया था। ठीक है सर। फिर 1922 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में क्या होता है, विश्व भारतीय कला भवन, विश्व भारतीय कला भवन का इन्हें क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक, आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। और ये इस पद पर कब तक रहे थे, 1951 तक, यानी 1922 से लेकर 1951 तक ये कहाँ रहे हैं, विश्व भारती कला भवन के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक, तो आपको सारे ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इनकी 2 पुस्तकें थी। ठीक, किनकी, नंदलाल बसु की 2 पुस्तकें थी। कौन कौन सी थी, एक थी शिल्पकला। ठीक, नंदलाल बसु की एक पुस्तक थी शिल्पकला, दूसरी थी रूपावली। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि शिल्पकला और रूपावली किसकी पुस्तकें हैं, तो आप कहेंगे नंदलाल बसु की है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये इम्पॉर्टेंट, इसे मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो ये पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। शांति निकेतन में शिक्षण कार्य के दौरान, शांति निकेतन में शिक्षण कार्य के दौरान विद्यार्थी इन्हें मास्टर मोसाई कहकर संबोधित करते थे। ठीक है, तो नंदलाल बसु जब शांति निकेतन में क्या कर रहे थे, पढ़ा रहे थे, उस टाइम क्या विद्यार्थी ने क्या कहकर संबोधित करते थे, मास्टर मोसाई कहकर संबोधित करते थे। और कला भवन में रहकर, शांति निकेतन के ही कला भवन में रहकर इन्होंने क्या किया था, गांव किससे संबंधित चित्र बनाए थे। और गांव से संबंधित किसके चित्र बनाए थे, तो संथाल स्त्री पुरुष और कन्याओं के चित्र बनाए थे। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन करता है कि शांति निकेतन में शिक्षण कार्य के दौरान विद्यार्थियों ने क्या कहकर संबोधित करते थे, तो मास्टर मोसाई कहकर संबोधित करते थे। ठीक है, और शांति निकेतन के कला भवन में रहकर किससे संबंधित चित्र बनाए थे नंदलाल बसु ने, तो गाँव से संबंधित चित्र बनाए थे। ठीक है, और गांव में किससे संबंधित चित्र बनाए थे, तो संथाल स्त्री पुरुष से संबंधित चित्र बनाए थे और कन्याओं से संबंधित चित्र बनाए थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अध्ययन काल में ही अजंता से प्रभावित होकर, अध्ययन काल का मतलब क्या है, जब ये खुद पढ़ रहे थे। ठीक, यानी खुद जब चित्र का अध्ययन कर रहे थे उस टाइम अजंता से प्रभावित होकर, ठीक, अजंता से प्रभावित होकर उसकी अनुकृतियाँ बनाई थी। ठीक है, किस माध्यम से बनाई थी, टेम्परा पद्धति से बनाई थी। ठीक, यानी जब ये खुद अध्ययन कर रहे थे उस टाइम इन्होंने क्या किया था, अजंता से प्रभावित हो गए थे और वहाँ की अनुकृतियाँ बनाई थी। ठीक है, किस पद्धति से बनाई थी, टेम्परा पद्धति से बनाई थी। ठीक है, उसके बाद क्या किया इन्होंने, साथ ही बाघ गुफाओं की अनुकृतियाँ तैयार की थी। अजंता की गुफा बनाई थी, अजंता की गुफा की अनुकृतियाँ बनाई थी और बाघ की गुफाओं की अनुकृतियाँ बनाई थी। ठीक है, नंदलाल बसु बंगाल शैली के चित्रकार थे। यार मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था ये नंदलाल बसु किस शैली के कलाकार हैं, सब बंगाल शैली के कलाकार हैं, किंतु परंपरागत कला का अच्छा सा अनुकरण नहीं किया। यानी जो पुरानी कला चली आ रही थी, यानी बंगाल शैली की जो पुरानी कला चली आ रही थी उसका उन्होंने आंख बंद कर अनुकरण नहीं किया। ठीक है, यानी उसी पर नहीं चले, उन्होंने उसमें कुछ नयापन लाया। ठीक है, बल्कि उसमें आधुनिक या नई प्रणालियों से नए प्रयोग किए, इसलिए इनकी कला शैली को क्या कहा जाता है, नव बंगाल शैली कहा जाता है। तो क्या यहाँ पर कितने पॉइंट हो गए कि आपसे पूछा जा सकता है नंदलाल बसु ने किन किन गुफाओं की अनुकृतियाँ तैयार की थी, तो आप कहेंगे अजंता की गुफाओं की और बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियाँ तैयार की गई थी। ये किस शैली के कलाकार थे, तो ये बंगाल शैली के कलाकार थे। और इनकी कला में क्या नयापन आया था, जिसके कारण इनकी शैली को क्या कहा जाता था, नव बंगाल शैली कहा जाता था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रमुख शिष्य होते हुए भी किसका, नंदलाल बसु का, किससे, अवनींद्रनाथ टैगोर से, अवनींद्रनाथ टैगोर से वैचारिक मतभेद था। किसका, नंदलाल बसु का। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि नंदलाल बसु का किससे वैचारिक मतभेद था, तो वो अवनींद्रनाथ टैगोर से था। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलो इसको मार्क कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नंदलाल बसु ने अलग अलग माध्यमों से चित्रांकन किया, तो सबसे पहले वही जानेंगे। ठीक, तो नंदलाल बसु वॉश तकनीक के साथ साथ किसका, टेम्परा पद्धति का, जल रंग का, स्याही से, रंगीन पेन से, लिनो कट, ड्राई पॉइंट, माउंट बोर्ड आदि से लगभग
कितने 1000 चित्रों का निर्माण किया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नंदलाल बसु ने किन किन तकनीकों से अपने चित्रों का निर्माण किया। तो एक तो वॉश तकनीक हो गई, दूसरा हो गई टेम्परा, तीसरा हो गया जल रंग, फिर स्याही, फिर रंगीन पेन, लिनोकट, ड्राई पॉइंट, माउंट बोर्ड आदि पद्धतियों से इन्होंने कितने चित्रों का निर्माण किया। 1000 चित्रों का निर्माण किया। चलिए बढ़ते आगे। बसु ने किसके पेंसिल रंगों से और ब्रश द्वारा क्या किया, अनेक कार्डों पर चित्र बनाए। यानी कार्ड का मतलब क्या था, छोटे छोटे कार्ड्स थे, उन पर चित्र बनाए थे। किससे, पेंसिल रंग से और ब्रश द्वारा। ठीक, अनेक कार्डों पर चित्र बनाकर किसको भेजते थे, मित्रों को भेजते थे, छात्रों और शिक्षकों को भेजते थे। ठीक है। स्टेला क्रैम्ब्रिज के अनुसार, किसके अनुसार, स्टेला क्रैम्ब्रिज के अनुसार बसु के रेखा चित्र, ऑटोग्राफ चित्र और कार्ड चित्र आधुनिक भारतीय कला के चित्र के बहुमूल्य रत्न हैं। ठीक, तो ये लाइन किसने कही है, ये आपके स्टेला क्रैम्ब्रिज ने कही है। ठीक, तो बसु क्या करते थे, पेंसिल रंगों और ब्रश द्वारा क्या बनाते थे, छोटे छोटे कार्ड बनाते थे। वो किन को भेज देते थे, अपने मित्रों को भेज देते थे, छात्रों को भेज देते थे और शिक्षकों को भेज देते थे। ठीक, स्टेला क्रैम्ब्रिज क्या कहती हैं, स्टेला क्रैम्ब्रिज कहती हैं कि बसु के रेखा चित्र, ऑटोग्राफ चित्र और कार्ड चित्र आधुनिक भारतीय कला के चित्र के बहुमूल्य रत्न हैं। ठीक, तो ये लाइन आपकी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ आपसे पूछा जा सकता है, सीधे कथन पूछा जा सकता है कि किसने कहा, तो आप क्या बताएंगे, स्टेला क्रैम्ब्रिज ने कहा है। ठीक है। अब हम इनके पुरस्कार के बारे में जानेंगे। ठीक है, इन्हें किन से सम्मानित किया गया। ठीक, तो ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स द्वारा 500 रुपये का पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। किस पर, सती के देह त्याग नामक चित्र पर मिला था। ठीक, सती का देह त्याग नामक चित्र कब बनाया गया था, सती का देह त्याग नामक चित्र बनाया 1908 में। ठीक, कब बनाया, 1908 में। चलिए इसको समझते हैं। तो ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ आर्ट द्वारा कितने रुपए का पुरस्कार, 500 रुपये का पुरस्कार किसको मिला, नंदलाल बसु को मिला। किस चित्र के लिए मिला, तो सती के देह त्याग नामक चित्र के लिए मिला। ये चित्र इंपॉर्टेंट है, ये चित्र आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 1950 ईस्वी में BHU ने किस उपाधि से सम्मानित किया था, डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, तो कब किया BHU ने, 1950 ईस्वी में। किस उपाधि से सम्मानित किया था, डी.लिट की उपाधि से। किसने सम्मानित किया था, BHU ने किया था। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। मैं जितना भी आपको नंदलाल बसु के बारे में पढ़ा रही हूँ वो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है कि आप नंदलाल बसु को अगर आप पढ़ेंगे तो वो बहुत बड़े कलाकार हैं। ठीक, हमें बस इतना पढ़ना है कि जिससे हमारे कुछ जितने क्वेश्चंस आते हैं वो इजीली सॉल्व हो पाएँ। ठीक है, तो चलिए जितना मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर कहीं कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है। 1952 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय में देशिकोत्तम की उपाधि से सम्मानित किया गया। किसको, नंदलाल बसु को। कब, 1952 में। कहाँ पर, विश्व भारतीय विश्वविद्यालय में। किसकी उपाधि से, देशिकोत्तम की उपाधि से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 1957 ईस्वी में कहाँ पर, कोलकाता विश्वविद्यालय में बसु को किससे सम्मानित किया गया, डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। कब, 1957 ईस्वी में। कहाँ पर, कोलकाता विश्वविद्यालय में। किस उपाधि से, डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 1965 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता ने उन्हें किससे, रवींद्र शताब्दी पदक से सम्मानित किया। ठीक, तो कब, 1965 में। ठीक, किसने, एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता के द्वारा किस पदक से सम्मानित किया गया था, रवींद्र शताब्दी पदक से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 1963 ईस्वी में। ठीक है, तो 1963 ईस्वी में रविंद्र भारतीय विश्वविद्यालय कोलकाता ने किस उपाधि से सम्मानित किया गया था, डी.लिट की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, किसने, रविंद्र भारतीय विश्वविद्यालय। ये कहाँ है आपका, कोलकाता में। कब, 1963 ईस्वी में। किस उपाधि से सम्मानित किया था, तो डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत सरकार द्वारा इन्हें 1954 ईस्वी में किससे, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नंदलाल बसु को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया, तो
आप बोलेंगे 1954। या फिर आपसे पूछ सकता है कि पद्म विभूषण, पद्म श्री जितने भी पुरस्कार हैं इनमें से नंदलाल बसु को 1954 में किससे सम्मानित किया गया, तो आप क्या कहेंगे, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। बसु पहले भारतीय चित्रकार थे। ठीक है, पहले भारतीय चित्रकार थे जिनकी कलाकृतियों पर सर्वप्रथम क्या बनाया गया, रंगीन वृत्त चित्र। यानी रंगीन वृत्त चित्र का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई थी। तो आपसे यहाँ पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा पहला भारतीय चित्रकार है जिसकी जो कलाकृतियाँ थी उन पर रंगीन वृत्त चित्र बनाया गया, यानी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। तो वो आपके कौन थे, नंदलाल बसु थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इनके जानेंगे कि इनके चित्र कहाँ कहाँ पर संग्रहित हैं। ठीक है, तो इनका चित्र कहाँ कहाँ पे, आधुनिक चित्रकला संग्रहालय, ये आपका कहाँ है, नई दिल्ली में। नंदलाल बसु के चित्र कहाँ कहाँ संग्रहित हैं, तो आपका आधुनिक चित्रकला संग्रहालय, ये आपका कहाँ है, नई दिल्ली में संग्रहित है। ठीक, दूसरा कहाँ है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक, ये आपका कहाँ है, वाराणसी में है। ठीक, तो इस यहाँ पर भी इनके चित्र संग्रहित हैं। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय आपके कहाँ पड़ता है, वाराणसी में। ठीक है, और तीसरा कहाँ इनके संग्रहित है चित्र, तो कला भवन शांति निकेतन, ये आपका कहाँ है, कोलकाता में। ठीक, तो इनके चित्र कहाँ कहाँ संग्रहित हैं, कला भवन शांति निकेतन कोलकाता में। तो इनके चित्र 3 जगह संग्रहित है, कहाँ पर, आधुनिक चित्रकला संग्रहालय नई दिल्ली, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी और कला भवन शांति निकेतन कोलकाता में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इनके भित्ति चित्रण, यानी ऐसे चित्र जो दीवार पर बनाए गए हैं, यानी ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नंदलाल बसु द्वारा निर्मित भित्ति चित्र कहाँ बनाए गए हैं, कला भवन शांति निकेतन में, कला भवन शांति निकेतन में। ठीक है, और कहाँ पर बनाए गए हैं, बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में। ठीक, और यहाँ पर इनका कौन सा चित्र बना हुआ है, गंगा अवतरण का भित्ति चित्र बना हुआ है, जो कैसा, सशक्त रेखा का अच्छा उदाहरण है। ठीक, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि नंदलाल बसु द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र कहाँ कहाँ बने, तो आप कहेंगे कला भवन शांति निकेतन में और बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में। ठीक, और यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में नंदलाल बसु ने कौन से भित्ति चित्र का निर्माण किया, तो आप कहेंगे गंगा अवतरण। ठीक है, ये कैसा एक उदाहरण है, तो ये सशक्त रेखा का अच्छा उदाहरण है। यहाँ पर रेखाओं के माध्यम से बहुत अच्छा भित्ति चित्रण किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1916 से लेकर 17 के बीच में जगदीश चंद्र बसु के निमंत्रण पर, किसके, जगदीश चंद्र बसु के निमंत्रण पर कोलकाता के पैतृक निवास पर, ठीक, सुरेंद्र नाथ के साथ नंदलाल बसु ने मिलकर क्या बनाए थे, भित्ति चित्र बनाए थे। कब, 1917 में। कहाँ पर, कोलकाता का पैतृक निवास था। ठीक है, किसका, जगदीश चंद्र बसु के कहने पर बनाया था। कहाँ पर, कोलकाता के पैतृक निवास पर सुरेंद्र नाथ के साथ नंदलाल बसु ने। ठीक है, तो ये चित्र वहाँ बनाए गए। ठीक, उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे। 1928 में शांति निकेतन में कौन सा, हल कृष्ण उत्सव भित्ति चित्र बनाया गया, जो किस पद्धति से बनाया गया था, इटालियन पद्धति से बनाया गया था। ठीक, तो कब बनाया गया था हल कृष्ण उत्सव चित्र, तो 1928 में बनाया गया था। ये आपका कहाँ बनाया गया था, तो ये शांति निकेतन में बनाया गया था। ठीक है, और ये क्या है, एक भित्ति चित्र है। ठीक, कौन, हलकृष्ण उत्सव एक भित्ति चित्र है। ये किस पद्धति से बनाया गया है, तो इटालियन पद्धति से बनाया गया है। ठीक, चलिए आई होप आपको ये लाइन क्लियर हो गई होगी। दूल्हे की सवारी नामक भित्ति चित्र इटालियन पद्धति से बनाया गया है। ठीक, तो दूल्हे की सवारी नामक भित्ति चित्र है किसका, सबसे पहले पूछा सकता है, तो ये नंदलाल बसु का है। किस पद्धति से बनाया गया है, इटालियन पद्धति से बनाया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नटीर की पूजा और दूसरा जलता देवतार का भित्ति चित्र, ठीक, शांति निकेतन में चीनी भवन की दीवार पर सजाने के लिए बनाए गए। तो कौन से चित्र थे, नटीर की पूजा का चित्र और जलती देवतार का भित्ति चित्र कहाँ बनाया गया था, शांति निकेतन में बनाया गया था। कहाँ पर, शांति निकेतन में चीनी भवन की दीवार को सजाने के लिए बनाया गया था। इसको पहले हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बार बना है कि नटीर की पूजा नामक भित्ति चित्र चीनी भवन की दीवार पर किसने बनाया, तो आप कहेंगे नंदलाल बसु ने बनाया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भूमिका, ठीक, इन्होंने किसने, नंदलाल बसु ने जो स्वाधीनता आंदोलन था उसमें अपनी भूमिका निभाई, ठीक। तो चलिए जानते हैं नंदलाल बसु किससे, गांधी जी से अत्यधिक प्रभावित थे, ठीक। तो नंदलाल बसु किससे प्रभावित थे, गांधी जी से प्रभावित थे, ठीक है। वे गांधी जी के साथ कहाँ पर, असहयोग आंदोलन तथा 1930 के नमक आंदोलन में भाग लिए थे, ठीक। कौन, नंदलाल बसु लिए थे, ठीक। और बसु द्वारा बनाया गया सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है, तो दांडी यात्रा का चित्र है, ठीक। किस माध्यम से बनाया गया है, जो लिनोकट तकनीक से बनाया गया है। तो चलिए इसको जान लेंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ पे पहले इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नंदलाल बसु किससे प्रभावित थे, तो गांधी जी से प्रभावित थे। वे गांधी जी के साथ कहाँ, किन आंदोलन में भाग लिए थे, असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे और 1930 के नमक आंदोलन में भाग लिए थे, ठीक। बसु द्वारा बनाया गया सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है, तो वो दांडी यात्रा का चित्र है। ये किस माध्यम से बनाया गया या किस तकनीक से बनाया गया, तो ये लिनोकट तकनीक से बनाया गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे, ठीक है। ये कब बना, 1937 ईस्वी में, ठीक है, कि फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन, ठीक, यानी फैजपुर जो कांग्रेस का, जो फैजपुर में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था, 1937 में हुआ था, ठीक। 1938 में कहाँ पर हुआ था इनका अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, ठीक। के पांडाल के साज सज्जा का कार्य किसको मिला था, नंदलाल बसु ने किया था, ठीक। कार्य नंदलाल बसु ने किया था। इसके लिए पोस्टर चित्र बनाए गए थे। कैसे चित्र बनाए गए थे, पोस्टर चित्र बनाए गए थे। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु, यानी जो वहाँ पर चित्र बनाए गए उनकी विषय वस्तु क्या थी, यानी किससे संबंधित चित्र बनाए गए थे, तो भारतीय ग्रामीण जीवन से संबंधित चित्र बनाए गए थे। चलिए इसको समझ लेते हैं, ठीक। तो 1937 का अधिवेशन कांग्रेस का कहाँ हुआ था, तो फैजपुर में हुआ था। कब हुआ था, 1937 में हुआ था, ठीक। फिर 1938 में, ठीक, 1938 में कहाँ पर हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, हरिपुरा में हुआ था, ठीक। हरिपुरा अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक। इसके पांडाल का जो साज सज्जा थी उसका कार्य किसको दिया गया था, नंदलाल बसु ने किया था, ठीक। और इसके लिए कैसे चित्र बनाए थे, पोस्टर चित्र बनाए थे, किसने, नंदलाल बसु ने, ठीक। और हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु क्या थी, यानी हरिपुरा अधिवेशन के चित्रों का विषय क्या था, तो वो था भारतीय ग्रामीण जीवन से संबंधित चित्र बनाए गए थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारतीय संविधान का चित्रण किसने किया, तो भारतीय संविधान का चित्रण नंदलाल बसु ने किया। यहाँ पर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन करता है कि भारतीय संविधान का चित्रण निम्न में से किन कलाकारों ने किया, तो आप क्या कहेंगे, नंदलाल बसु ने किया, ठीक है। चलिए, A.K. स्वामी के साथ नंदलाल बसु ने मिथ्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट को लिखा, जो और उसकी सज्जा की थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मिथ्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट को किसने लिखा, तो कि A.K. स्वामी के साथ साथ नंदलाल बसु ने भी किसमें, मिथ्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट को लिखा। और उसकी सजावट का कार्य किसने किया, तो उसका कार्य भी नंदलाल बसु ने किया, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सिस्टर निवेदिता की पुस्तक कौन सी थी, सिस्टर निवेदिता की पुस्तक इंडियन मिथ ऑफ हिंदू एंड बौद्ध के चित्रों को किसने, नंदलाल बसु ने बनाया था। सिस्टर निवेदिता की पुस्तक इंडियन मिथ्स ऑफ हिंदूज एंड बौद्ध के चित्रों को किसने बनाया था, नंदलाल बसु ने बनाया था। सिस्टर निवेदिता की पुस्तक कौन सी थी, इंडियन मिथ ऑफ हिंदू एंड बौद्ध, ठीक। तो ये किसकी पुस्तक थी, सिस्टर निवेदिता की थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नंदलाल बसु ने पांडवों का हिमालय आरोहण नामक 15 फीट लंबा चित्र किस पद्धति से बनाया था, टंच पद्धति से बनाया था। कितने समय बनाया था, 1 घंटे में बनाया था, ठीक। तो नंदलाल बसु का कौन सा चित्र, पांडवों का हिमालय आरोहण नामक चित्र, ठीक। कितना बड़ा था, 15 फीट लंबा था चित्र ये, ठीक। किस पद्धति से बनाया गया था, तो टंच पद्धति से बनाया गया था। कितनी देर में, 1 घंटे में बनाया गया था, ठीक है। इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब हम जान लेते हैं इनके चित्रों के बारे में, ठीक। कुछ इनके बहुत सारे चित्र हैं और हम लोगों से वही याद करना जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अब वो जान लेते हैं कौन कौन से चित्र इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पहला है सती और नौका विहार। ये कब बनाया गया, 1907 में बनाया गया। इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे, ठीक है। सती का देह त्याग 1908 में बनाया गया, इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे। भीष्म प्रतिज्ञा, शिव का विषपान,
महाश्वेता ये कौन सा चित्र था? ये वही वाला चित्र था जो क्या कहते हैं सिफारिश पत्र के साथ ये ईवी हैबल के पास लेके गए थे। ठीक, तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सावित्री और यमराज, वीणा वादनी, धनुर्विद्या सिखाते गुरु द्रोण, दांडी मार्च, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उमा जल की संधि, ठीक है, वर्षा ऋतु में धुला कोणार्क, संथाल स्त्री पुरुष और कन्याएं, तूफानी रात, कुरुक्षेत्र, कर्ण का सूर्य पूजन, ये इम्पॉर्टेंट है। संथालों का लवाई नृत्य, बनारस दृश्य, अरहर का पौधा, देवदासी, काली नृत्य, चीड़ का जंगल, मदर फीडिंग हर चाइल्ड। ठीक है, ये सारे चित्र इम्पॉर्टेंट हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनको मैंने आपको मार्क करा दिया। ठीक है, तो पहला कौन सा हो गया? सती और नौका विहार, ये कब बना? 1907 में। दूसरा सती का देह त्याग 1908 में बनाया गया। फिर है भीष्म प्रतिज्ञा, ये किसका चित्र है? नंदलाल बसु का। शिव का विषपान, महाश्वेता सिफारिश पत्र के साथ इसको लेके गए थे। ठीक, सावित्री और यमराज, वीणा वादिनी, धनुर्विद्या सिखाते गुरु द्रोण, दांडी मार्च, उमा जल की संधि, वर्षा ऋतु में धुला कोणार्क, संथाल स्त्री पुरुष और कन्याएं, तूफानी रात, कुरुक्षेत्र, कर्ण का सूर्य पूजन, संथालों का लवाई नृत्य, बनारस दृश्य, अरहर का पौधा, देवदासी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपका जो भी नंदलाल बसु से जितने क्वेश्चन आएंगे वो सारे आपको इससे मिल जाएंगे। ठीक है, तो जितना मैंने आपको पढ़ाया उतना आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कलाकार के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।